दोस्तों, पानी में सोडियम मिलाने का मज़ा तो आप जानते ही होंगे और केमिकल रिएक्शन कौन नहीं करना चाहता। तो लेकिन केमिकल रिएक्शन करने से पहले वी हैव टू स्टडी अबाउट केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ लॉज, मतलब ऐसे लॉज जो कि केमिकल कॉम्बिनेशन में कौन कौन से लॉज लगते हैं वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ये सारे केमिकल रिएक्शन करने से पहले। तो आज हम लोग वही केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि उनके कौन कौन से लॉज होते हैं और उनमें क्या क्या है। तो यही सब आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गाइस, मैं हूँ अमोक तिवारी और आप देख रहे हैं एडुफन। तो चलिए अपने वीडियो यहाँ पर देखिए, हमारे पास जो पहला लॉ है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये जो लॉ था वो हमें दिया था लवॉइजर ने। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये लॉ दिया है। और ये पता है, ये जो साइंटिस्ट है ना, इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं। ये जनरल नॉलेज है, आपके लिए कम आएगा। हाँ, तो यहाँ पर देखिए जो पहला लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसके नेम से आपको पता चल रहा होगा कि मतलब मास का कहीं ना कहीं कंजर्व हो रहा है, वो मतलब मास कहीं ना कहीं बचाया जा रहा है, कुछ ना कुछ मास में बच रहा है, तभी तो ये लॉ बना है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो जैसा कि इसमें नेम है वैसा ही इसका काम भी है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में यही है कि मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पर रिएक्टेंट्स क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है। तो यहाँ पर जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट बनने से पहले, मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन होने से पहले हमने कौन कौन से वो केमिकल मिलाए, वो है यहाँ पर रिएक्टेंट। अब उनके रिएक्ट होने के बाद क्या बना, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो ये मतलब वाटर बना रहा है, लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन पहले तो गैस है ना, अभी वो रिएक्ट नहीं किए। तो जब वो रिएक्ट करने वाले होंगे तो उसमें एक हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा, एक ऑक्सीजन, तो वो दोनों होगा रिएक्टेंट्स। और ये जो प्रोडक्ट है, तो मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के रिएक्ट करने के बाद क्या बना, वाटर बना, तो वाटर हो गया प्रोडक्ट। तो अब आप कहेंगे कि भाई यहाँ पर मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल मास ऑफ प्रोडक्ट है, तो इसमें मास कहाँ बच रहा है, तो मास बच रहा है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर हम लोगों के पास H2 था, क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, तो H2 प्लस O इज इक्वल्स टू H2O। अब यहाँ पर देखिए मास कैसे बच रहा है। हम पहले बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि जो भी मॉलिक्यूलर मास होता है, मॉलिक्यूलर मास आप इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, तो ये जो भी मॉलिक्यूलर मास होता है वो हमेशा उसके एटम्स के मास के बराबर होता है, और वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। H2 प्लस O, जैसे हाइड्रोजन होता है, उसका जो मास होता है वो होता है 1 यूनिफाइड मास, 1U। और यहाँ पर जैसे 2 हाइड्रोजन है, H2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 यूनिफाइड मास प्लस। अब यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन काफ़ी भारी एलिमेंट होता है, उसका जो मास होता है वो होता है 16 यूनिफाइड मास। तो यहाँ पर जो 16 यूनिफाइड मास का ऑक्सीजन और 2 यूनिफाइड मास का हाइड्रोजन, अब वो दोनों मिलकर बना रहे हैं H2O। मतलब ये जो H2O है वो 18 यूनिफाइड मास का होगा। मतलब वाटर का एक मॉलिक्यूल है उसका मास इतना ही होना चाहिए, और इतना होना ही नहीं चाहिए, इतना है ही। और यही चीज़ इस लॉ में बताई गई है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल मास ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कि जो मास है वो हमेशा रिएक्टेंट के मास और जो प्रोडक्ट का मास है वो हमेशा इक्वल रहेंगे। ना ही मास को कभी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना ही मास को कभी प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो ये था हमारा पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि लवॉइजर के द्वारा दिया गया था। तो इस लॉ में क्या है, इसमें बस ये है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल मास ऑफ प्रोडक्ट, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल भी देकर समझा दिए। तो ये है पहला लॉ। अब बढ़ते हैं सेकेंड लॉ की तरफ। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की सबसे पहले तो डेफिनेशन बता दूं। तो इसकी डेफिनेशन है, इन अ गिवन केमिकल कंपाउंड, कोई भी केमिकल कंपाउंड है तो उसमें देखो आगे क्या होता है, इन एनी गिवन केमिकल कंपाउंड एलिमेंट्स आर ऑलवेज combined, elements are always combined in a same proportion by mass।
मतलब कि कोई भी अगर केमिकल हम लोग के पास कोई भी केमिकल कंपाउंड है, कंपाउंड मतलब जो एलिमेंट से बना हो, जो जिसमें दो टाइप से या फिर उससे ज़्यादा टाइप्स के एलिमेंट्स आपस में केमिकली कंबाइन करके बनाए हो कोई भी ऐसा मटेरियल, उसको कंपाउंड कहते हैं। तो कोई भी केमिकल कंपाउंड है, उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा एक सेम प्रोपोर्शन बाय मास में कंबाइन रहते हैं। मतलब कि उनका जो मास का जो प्रोपोर्शन होता है, जो रेशियो होता है, वो हमेशा सेम रहता है। अगर जैसे एग्जांपल के लिए आपको मैं यहाँ पर फिर से H2O का ही बताता हूँ, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो H2O में भी मैंने आपको बताया था कि किससे मिलकर बना हुआ है, ये मिलकर बना हुआ है H2 से और O से, है ना, हाइड्रोजन, मतलब 2 हाइड्रोजन एटम्स प्लस 1 ऑक्सीजन एटम। अब इसमें क्या है, ये जो हाइड्रोजन है इसका मास हम लोग को मालूम है 1 यूनिफाइड मास, लेकिन यहाँ पर 2 एटम्स है तो 2 हो जाएगा, यानी 2 रेशियो। और हम लोग के पास ऑक्सीजन का मास दिया हुआ है 16, मतलब 2:16। मतलब जो पानी की एक बूंद का भी अगर आप एक मॉलिक्यूल भी निकालेंगे तो उसका जो मास का रेशियो होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वो हमेशा सेम रहेगा, 2:16। अब यहाँ पर आप इसको चाहे 2:16 कहें, चाहे आप इसको 1:8 कहें, बात वही है। अब इस ये जो रेशियो है, अब आप कोई भी पानी की बूंद पूरी यूनिवर्स में से किसी भी प्लेनेट में से कहीं पर भी निकाल के ले आइए, लेकिन पानी की बूंद का अगर एक मॉलिक्यूल भी लेंगे तो उसका प्रोपोर्शन, उसका रेशियो जो मास का है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हमेशा 1:8 ही रहेगा। और यही चीज़ बस बताई गई है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में। और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को हम लोग ये भी कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये भी इसका आप चाहे ये कहिए लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या फिर आप इसको कह दीजिए लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में बस इतना ही बताया गया है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड में भी होता है, उसमें भी जो कार्बन का एक एटम होता है, ऑक्सीजन का 2 एटम होता है, तो उसका भी जो रेशियो होगा वो हमेशा कहीं से भी कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल ले आएंगे, उसका भी हमेशा सेम ही रेशियो रहेगा मास के अकॉर्डिंग। आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। एक यहाँ पर और केमिकल कंपाउंड होता है जो होता है H2O2। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि सर यहाँ पर तो भाई यहाँ पे ऑक्सीजन 2 एटम है, तो फिर यहाँ पर तो हो जाएगा H2 प्लस O2, इसका मतलब ये 2 यूनिफाइड मास प्लस 16 2 32, तो यहाँ पर तो हो रहा है 34 यूनिफाइड मास। तो ये कैसे हो? तो मैं आपको पहले बता दूं, जब H2O का मॉलिक्यूल होगा तभी हम उसको वाटर कहेंगे, जो H2O2 होगा हम उसको वाटर नहीं कहेंगे। अगर हम लोग को पता है कि वाटर में H2 प्लस O बस यही मॉलिक्यूल, यही एटम्स होते हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम, तभी वो वाटर बनेगा, वरना वो वाटर नहीं बनेगा। अगर हाइड्रोजन के 3 एटम हो जाएंगे तो भी वाटर नहीं बनेगा, और ऑक्सीजन जैसे यहाँ पर H2O2 एक केमिकल कंपाउंड होता है, तो अगर ये बन जाएगा तो इसको भी हम लोग वाटर नहीं कहेंगे। तो इस चीज़ में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने आपको जो बताया वही सेम है कि कहीं पर भी यूनिवर्स में से कोई भी केमिकल कंपाउंड आप उठा के ले आइए, उसका जो रेशियो होगा मास का वो हमेशा सेम रहेगा किसी दूसरे भी मॉलिक्यूल के साथ अगर आप उसको कंपेयर करें। सो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वो गैथर नंबर और डेल्टास एटॉमिक थ्योरी के बारे में। तो तब तक के लिए बाय बाय। और आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि उनको भी इस चीज़ के बारे में मालूम हो सके। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।